स्कॉट ने टेसा और अपनी प्रेम कहानी को एक बुक के रूप में जब पब्लिश कर दिया था तो इस बात से टेसा गुस्सा होकर उसको फिर से छोड़कर चली गई थी। अब उससे आगे टेसा के चले जाने के बाद स्कॉट की बुक उस साल की बेस्ट सेलर बन जाती है, तो उसकी पब्लिशर कैथरीन स्कॉट से आगे की कहानी लिखकर टाइम से उसको देने को कहती है। पर स्कॉट के दिल और दिमाग में सिर्फ टेसा ही हावी रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी अगली बुक की शुरुआत ही नहीं कर पा रहा था। वो रोज टेसा को मैसेज करता, पर टेसा मैसेज में ही उससे कहती, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, अब तुमको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। स्कॉट के लिए वो बात सुनना और समझना इतना आसान नहीं था। वो टेसा के बिना दुख और दर्द से भरा आंखों में आंसू लिए फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। स्कॉट अकेला पड़ गया था, क्योंकि टेसा के बिना स्कॉट का कोई आफ्टर ही नहीं है। इधर वो अपनी कहानी शुरू भी नहीं कर पाया था, तभी कैथरीन उसे रेस्टोरेंट में मिलकर आगे की कहानी को किसी भी हालत में क्रिसमस से पहले पब्लिश करने की अपनी डेडलाइन दे देती है, क्योंकि कैथरीन जानती थी लोगों को इसका अगला पार्ट तुरंत चाहिए। फिर कैथरीन स्कॉट को शराब पीता देख उससे कहती है, मुझको लगा था तुमने पीना छोड़ दिया है। तो स्कॉट कहता है, हाँ छोड़ तो दिया था, और फिर पीने लगता है। वहाँ से वो कैथरीन के साथ एक क्लब में आता है। वहीं कैथरीन को अपनी एक दोस्त नियोमी मिल जाती है। स्कॉट उन दोनों के साथ मिलकर जमकर पीता है। कैथरीन अपनी दोस्त नियोमी के साथ डांस करने लगती है। उन दोनों को डांस करता देख स्कॉट को ऐसा लगता है कि जैसे टेसा डांस कर रही है। कैथरीन देखती है स्कॉट नशे में होकर भी परेशान है, तो वो उसको अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, पर स्कॉट के मना कर देने पर नियोमी स्कॉट से सट कर डांस करने लगती है और उसके नजदीक आकर उससे कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो स्कॉट को ऐसा लगता है जैसे टेसा ही उससे वहाँ से चलने को कह रही है। वो तीनों क्लब से सीधा स्कॉट के घर आ जाते हैं। स्कॉट सोफे पर ही सो जाता है, पर कैथरीन और नियोमी एक दूसरे को सीड्यूस करने लगती हैं। अगली सुबह स्कॉट किसी से मिलने के लिए जाने लगता है, तो कैथरीन उसको याद दिलाती है कि वो टाइम पे या तो स्टोरी लिख कर दे, नहीं तो उसको सारा एडवांस वापस करना होगा। इस पर स्कॉट उससे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और वहाँ से सीधा अपनी माँ से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ उसके असली पिता वेंस भी होते हैं। उन दोनों को साथ देखकर स्कॉट उनसे पूछता है, आप दोनों एक साथ क्या कर रहे हो, क्या साथ भागने का इरादा है? इस पर उसकी माँ जवाब देती हुई कहती है, हम दोनों ने अलग लोगों से शादी की और हम अपनी जगह खुश हैं। फिर वेंस उससे कहता है, हमको पता है तुम अपनी बुक टाइम से नहीं दे पाओगे, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पब्लिशर से बात करके तुमको और टाइम दिलवा सकता हूँ। इस पर स्कॉट उनको वैसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि स्कॉट को उनसे कोई एहसान नहीं चाहिए था। तो उसकी माँ उससे पूछती है, आखिर तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम लिख क्यों नहीं पा रहे? इस पर स्कॉट उनको बताता है, मैं जैसे ही लिखने बैठता हूँ वैसे ही टेसा का ख्याल मेरे जहन में चलने लगता है, क्योंकि मेरी ये कहानी तो उसी से जुड़ी हुई है। तभी उसके पिता को किसी और मीटिंग में जाने के लिए कॉल आ जाता है। वो जाने से पहले स्कॉट से कहते हैं, अगर तुमको मेरी जरूरत हो तो सिर्फ कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद स्कॉट की मॉम उसको बताती है, पिछली क्रिसमस पर मैं नेथली से मिली थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और मेरी मानो तो तुमको अपने भविष्य के लिए सबसे पहले अपने अतीत को सही करना होगा। स्कॉट पूछता है, वो कैसी है? उसकी माँ बताती है, वो ठीक है और अब पुर्तगाल के लिस्बन में रह रही है। उनसे मिलने के बाद स्कॉट घर आकर फिर से लिखने की कोशिश करता है, पर कुछ भी लिख नहीं पाता और उसको फिर से टेसा का ख्याल सताने लगता है। उसको लगता है कि टेसा मूव ऑन कर चुकी है, तो वो किसी और आदमी के साथ होगी, या शायद वो रॉबर्ट के साथ ही हो। इस तरह के ख्याल स्कॉट को पागल कर रहे थे, क्योंकि टेसा आजकल रॉबर्ट के साथ ही अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी। इन सब ख्यालों से तंग आकर वो अपने अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए लिस्बन निकल जाता है। फ्लाइट में एक एयर हॉस्टेस स्कॉट के बिहेवियर को देखकर उससे पूछती है, क्या आप किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे हो? तो स्कॉट हैरान होकर उससे पूछता है, क्या ये बात मेरे चेहरे पर है? तो एयर हॉस्टेस बताती है, इतना तो हम औरतों को एहसास हो ही जाता है। और फिर वो स्कॉट से इस बारे में बात करने के लिए उसको कैबिन क्रू के एरिया में आने की परमिशन देकर वहाँ से चली जाती है। फिर स्कॉट उसके पास आकर पैशन के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी टेसा का ख्याल उसको झिंझोड़ कर रख देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। असल में स्कॉट एयर हॉस्टेस के साथ अपने ख्यालों में ही इंटीमेट होने लगा था। वो जल्दी से अपने आप को संभालता है। फिर लिस्बन आकर वो किराए पर एक सी फेस बंगलो लेता है और वहाँ से सीधा एक शॉप पर चला जाता है, जहाँ नेथली एक दुल्हन के लिए उसका गाउन पहनाकर उसको ट्राई करवा रही थी। नेथली स्कॉट को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। स्कॉट उसको बताता है, मैं तुमको ढूंढता हुआ बहुत दूर से आया हूँ, पर नेथली उसको तुरंत वहाँ से चले जाने को कहती है। स्कॉट उसकी बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और
परेशान होकर शराब पीने के लिए एक पब में आ जाता है। वहाँ उसको 5 साल पुराने किस्सा याद आता है जब वो पूरा अय्याश हुआ करता था। स्कॉट एक गैराज में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता हुआ अपने पापा की दी गई घड़ी को हार जाता है। तभी वहाँ नैथली अपनी कार ठीक करवाने के लिए आती है, पर स्कॉट को देखकर बस वो उसको ही देखती रह जाती है। पर वहाँ मैकेनिक ना होने की वजह से नैथली कल वापस आने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। फिर स्कॉट का दोस्त स्कॉट के पापा की घड़ी वापस देने के लिए एक शर्त लगाता है कि अगर तुम इस लड़की के साथ सोने का सबूत हमको दे दोगे तो ये घड़ी तुम्हें वापस मिल जाएगी। स्कॉट मान जाता है और नैथली के साथ इंटीमेट होते हुए खुद की एक वीडियो बना लेता है। नैथली उसको वीडियो इसलिए बनाने देती है क्योंकि वो स्कॉट से सच्चा प्यार और उस पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन स्कॉट के दोस्त ने उस वीडियो को वायरल कर दिया था, जिसकी वजह से नैथली स्कॉट से खूब लड़ती है। पर सब कुछ खो देने की वजह से वो शहर छोड़कर बिना किसी को बताए वहाँ से कहीं और चली जाती है। उसके बाद स्कॉट अपने उस दोस्त से खूब लड़ता है और उसके साथ हमेशा के लिए अपनी दोस्ती तोड़ देता है। नैथली के क्लाइंट के चले जाने के बाद नैथली बहुत सोचती है और फिर स्कॉट को एक मैसेज करके पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है। फिर वो उसके बताए पब में आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। स्कॉट उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँची, तो वो बताती है उस हादसे के बाद उसकी स्कॉलरशिप छिन गई और दूसरी स्कॉलरशिप मिली ही नहीं, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई, तो एक नई शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ आ गई। नैथली की बात सुनकर स्कॉट को बहुत गिल्ट होता है। वो उससे कहता है पता नहीं शायद तुम मुझको कभी माफ कर पाओ, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान बनने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ और तुमसे इस समय बस माफी ही मांग सकता हूँ। तो नैथली स्कॉट को बेहतर महसूस कराने के लिए उसको अपने साथ डिनर पर ले जाती है। फिर स्कॉट का मूड अच्छा होता देख उसको गले लगाकर जाने लगती है। तभी वो पलट के स्कॉट को बताती है मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी, पर टेसा के साथ क्या हुआ। इस पर स्कॉट बताता है मैंने उसके साथ भी गड़बड़ कर दी, वो भी दोबारा। नैथली के चले जाने के बाद स्कॉट फिर से उदास हो जाता है और घर आकर सो जाता है। सपने में उसको नैथली के साथ वीडियो वायरल होने वाला मंजर दिखाई देता है। तभी वो घबराकर उठ जाता है। अगली सुबह स्कॉट जैसे ही अपनी किताब को लिखने के लिए लैपटॉप ऑन करता है, तभी नैथली उसको मैसेज करके बताती है वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। स्कॉट लिखना छोड़कर तुरंत नैथली के पास आ जाता है। वो स्कॉट को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उनको बताती है कि स्कॉट उसका पहला क्रश था। तभी वो स्कॉट को अपने एक और दोस्त सेबेस्टियन से मिलवाती है। स्कॉट सेबेस्टियन को बताता है वो और नैथली साथ बड़े हुए हैं, पर सेबेस्टियन स्कॉट से मिलकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। तो नैथली सबको बताती है आफ्टर वाली बुक स्कॉट ने ही लिखी है। अब क्योंकि वो लगभग सभी ने पढ़ रखी थी, तो वो सभी उस बुक की कहानी के बारे में बात करने लगती हैं और आपस में राय देती हुई कहती हैं कि ये कहानी सबको बहुत पसंद आई। तभी वहाँ खड़ा सेबेस्टियन स्कॉट को क्लिफ डाइविंग करने के लिए उकसाता है, तो नैथली वैसा करने से उसको मना करती है क्योंकि ये जानलेवा है। पर स्कॉट उसको चैलेंज की तरह मानकर क्लिफ से कूद जाता है। अब सब लोग घबरा जाते हैं, पर स्कॉट सतह पर आकर तैरने लगता है। तभी उसको टेसा के साथ उसकी पहली डेट याद आती है, जब वो उसको झील पर लेकर गया था और उसके साथ तैरते हुए उसको पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। फिर स्कॉट किनारे पर आकर बैठ जाता है। किनारे पर बैठा हुआ स्कॉट टेसा को पहली बार किस करने वाली यादों को महसूस करता है। नैथली ठीक उसके बगल में आके बैठ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। स्कॉट कहता है हाँ हो जाऊंगा। वो घर आकर अपनी कहानी लिखनी शुरू करता है और वो इस बार नैथली और अपनी कहानी लिखता है। साथ ही वो टेसा को कुछ मैसेज भी करता है, पर टेसा मैसेज को नोटिफिकेशन में पढ़कर ही छोड़ देती है और सोते हुए बिस्तर में अपने हाथों से किसी को टटोलने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह स्कॉट नैथली के साथ लिस्बन को एक्सप्लोर करता है और उसके साथ बोटिंग करता हुआ उसको बताता है कि अगर मैं ये बुक ही नहीं लिखता तो टेसा अभी भी मेरे साथ होती, क्योंकि उसको इस बुक से नफरत थी। इस पर नैथली उससे पूछती है तो क्या तुमने कहानी लिखने से पहले उससे पूछा नहीं था। इस पर स्कॉट उससे कहता है मुझको अब लगता है कि बिना उससे पूछे मुझको हमारी कहानी पब्लिश नहीं करनी चाहिए थी। स्कॉट की बात सुनकर नैथली नम आंखों से उससे कहती है अगर आपके प्राइवेट पल अचानक से लोगों के सामने आ जाएं तो ये अच्छी बात नहीं होती। इतनी बात सुनते ही स्कॉट को एहसास हो जाता है जैसे उसकी वजह से नैथली की प्राइवेट वीडियो लोगों के सामने आ गई थी, उसी तरह उसने टेसा के साथ
प्राइवेट पलों को एक बुक के जरिए सबके सामने रख दिया था और यही कारण था टेसा बुक पब्लिश होते ही स्कॉट को छोड़कर चली गई थी। स्कॉट को उदास देखकर नेथली उसको एक घर दिखाकर बताती है कि वो मेरा एक सपना है कि मैं एक सही साथी के साथ रोज सुबह एक बड़ी सी स्माइल लेकर उस घर में उठूं। उसके बाद वो दोनों वापस बीच पे आकर सबके साथ एंजॉय करने लगते हैं और फिर जब स्कॉट सनबाथ लेने लगता है तो सेबेस्टियन उसके पास आकर उससे कहता है जब नेथली यहाँ आई थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझ पर विश्वास करने में उसने पूरा 1 साल लगा दिया। तब जाकर उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई, लेकिन उसने कभी उस आदमी का नाम नहीं बताया। पर मुझको पता है वो तुम ही हो और अगर मेरा बस चलता तो तुम आज सलाखों के पीछे होते। इतना कहते ही उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। सेबेस्टियन अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कॉट को बहुत मारता है। तभी वहाँ की पुलिस बीच में आकर स्कॉट को ही पकड़कर जेल में बंद कर देती है। वहाँ भी स्कॉट को टेसा का ही ख्याल आता है। जब उसकी माँ और वेंस के अफेयर के बारे में उसे पता चला था तो उसने टेसा से कहा था कि मैं अंधेरों में घिर चुका हूँ। इस पर टेसा उससे कहती है मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी वेंस उसकी बेल करवाकर उसको थाने से ले जाता है। वो सबसे पहले उसके भाई लंदन का एक लेटर उसको देता है क्योंकि स्कॉट बहुत टाइम से उसकी कॉल्स नहीं उठा रहा था। फिर वेंस स्कॉट के अंदर चल रही सारी प्रॉब्लम्स के बारे में उससे पूछता है तो स्कॉट उनको बताता है मैंने इतनी ज्यादा गड़बड़ कर दी है जो शायद मैं कभी ठीक न कर पाऊँ और अगर मैं उनको ठीक करने जाता भी हूँ तो वो और ज्यादा खराब हो जाती हैं। इसीलिए अब मैं अपने फेलियर से डरने लगा हूँ। स्कॉट की सारी बात सुनकर वेंस उसको समझाता हुआ कहता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी बुक फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन तुमने सच्चाई के साथ अपनी कहानी लिखी तो ये भी तो तुम्हारी एक सफलता ही होगी क्योंकि तुम क्या से क्या बनते जा रहे हो ये सिर्फ तुम जानते हो। दूसरा जिससे तुमने प्यार किया वो तुमको मिले या ना मिले लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा है। तुमने पूरी शिद्दत के साथ उसको प्यार किया, ये तुम्हारी अकेले की सफलता है। उनकी बात सुनकर स्कॉट हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वेंस के जाने के बाद स्कॉट घर आकर लंदन का लेटर खोलकर देखता है कि लंदन अपनी गर्लफ्रेंड नोरा के साथ शादी कर रहा है और वो स्कॉट को उसका बेस्ट मैन के रूप में अपने साथ खड़े होता देखना चाहता है। उसके बाद स्कॉट तुरंत सारी शराब फेंककर अपनी कहानी लिखने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद नेथली स्कॉट से मिलने उसके पास आती है और सेबेस्टियन की हरकत की वजह से उससे माफी मांगती है तो स्कॉट उससे कहता है तुम माफी मत मांगो, उसके पास ऐसा करने की वजह थी। फिर नेथली स्कॉट की चोट को देखती देखती उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है पर स्कॉट उसको रोकता हुआ उससे कहता है मैं अभी भी टेसा से प्यार करता हूँ लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो आगे बढ़ चुकी है पर मैं नहीं बढ़ा और तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो जो सिर्फ तुम्हारा होगा। उसकी बात सुनकर नेथली मुस्कुरा देती है। अब स्कॉट लिस्बन में रहकर अपनी कहानी लिखता है, साथ ही वो एक दोस्त की तरह नेथली के साथ समय बिताता है। स्कॉट अपनी कहानी पूरी कर देता है और उसको नाम देता है बिफोर यानी कि पहले। कहानी पूरी करके स्कॉट नेथली के पास आकर उससे कहता है मैं कल वापस जा रहा हूँ पर इस कहानी को पब्लिश करने से पहले मैं तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ क्योंकि इस कहानी में तुम हो। इस पर नेथली उससे कहती है ये कहानी मैं जरूर पढ़ूंगी और स्कॉट को अच्छे से गले लगाकर उसको अलविदा कहती है। कहानी पढ़कर नेथली स्कॉट को कहानी पब्लिश करने की परमिशन दे देती है और वो आगे की जिंदगी टेसा के साथ गुजारे ऐसी शुभकामनाएं भी देती है। कुछ दिन बाद स्कॉट नेथली को एक गिफ्ट सेंड करता है। वो बॉक्स खोलकर देखती है, उसमें उसी घर की तस्वीर होती है जिसको खरीदना नेथली का सपना था। स्कॉट उस तस्वीर के पीछे लिखता है मुझको आशा है आप हर दिन एक खूबसूरत स्माइल के साथ उठोगी और उसी बॉक्स में उस घर की चाबी भी होती है। अब लंदन की शादी का दिन आ जाता है, टेसा भी वहाँ होती है तो लंदन की गर्लफ्रेंड नोरा जिससे लंदन शादी करने जा रहा था वो टेसा से कहती है अगर स्कॉट लंदन का भाई नहीं होता तो हम उसको शादी में कभी नहीं बुलाते। उसके बाद उनकी शादी की रस्म के हिसाब से दूल्हे का बेस्ट मैन यानी कि स्कॉट और दुल्हन की मेड ऑफ ऑनर यानी कि टेसा एक दूसरे के हाथों में अपना हाथ डालकर वॉक करते हुए स्टेज पर अपनी अपनी जगह आकर खड़े हो जाते हैं। वो पूरे 2 साल 1 महीने बाद एक दूसरे को देखते हैं। शादी के बाद पार्टी में स्कॉट को पता चलता है कि टेसा रॉबर्ट को नहीं बल्कि किसी साइंटिस्ट को डेट कर रही है। इतना पता चलते ही स्कॉट अपने सौतेले भाई के पास आकर उसको टेसा के साथ डांस
करने के लिए मनाता है तो वो टेसा के साथ डांस करने के लिए टेसा से पूछता है। टेसा उसे देखकर तुरंत तैयार हो जाती है तो स्कॉट उनके डांस के बीच में आकर अपने भाई को भेजकर टेसा के साथ डांस करने लगता है। तो टेसा मुस्कुराती हुई स्कॉट से कहती है, तुमने ऐसा करने के लिए अपने भाई को रिश्वत दी है, उसने मुझको सब बता दिया। डांस करते हुए स्कॉट उससे अपनी पहली बुक को बिना उसकी परमिशन के पब्लिश करने की वजह से उससे माफी मांगता है। उसके बाद स्कॉट बेस्ट मैन के रूप में लंदन और नोरा के लिए एक स्पीच देता हुआ इमोशनल हो जाता है। वो नम आंखों से कहता है, आप दोनों ये नहीं जानते कि आप कितने लकी हैं, क्योंकि आपकी आत्मा का आधा हिस्सा जो आपको पूरा करता है आप उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हो और आपको अपने प्यार के बिना अपना जीवन बिताना नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर टेसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत वहाँ से उठकर रूम में आ जाती है और रोने लगती है। स्कॉट भी उसके पास पहुँच जाता है। टेसा रोते हुए उससे कहती है, तुम हमारे बारे में सबके सामने बात नहीं कर सकते। तो स्कॉट उसके आंसू पोंछता हुआ उससे माफी मांगता है और फिर उसी की इजाजत लेकर उसको किस करता है। उसके बाद वो दोनों सारी दुनियादारी भूलकर वहीं इंटीमेट हो जाते हैं और आखिरकार टेसा भी अपने प्यार का इजहार करती है। साथ ही टेसा बुक के लिए उसको छोड़कर चले जाने की वजह से उससे माफी मांगती है। तो स्कॉट कहता है, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, बस उस समय को मैं सही से संभाल नहीं पाया था। फिर टेसा कहती है, लेकिन अब मैं मुझ में, हम में और लोगों में से सिर्फ तुमको चुनती हूँ। तभी स्कॉट अपने घुटने पर बैठकर टेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। टेसा बिना समय गवाए हाँ कर देती है। इसके कई साल बाद स्कॉट अपनी चौथी बुक आफ्टर एवर हैप्पी को लेकर घर आता है। वो उस बुक को अपनी 4 साल की बेटी को देकर कहता है, ये तुम्हारे लिए है। साथ ही टेसा दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और इस कहानी का आफ्टर एवरीथिंग हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।